नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम आज डिस्कस करेंगे, देख लिए जानने की कोशिश करेंगे कि आर एस मेंस 2025 का पेपर जो 17 और 18 जून 2025 को हुआ, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आरपीएससी द्वारा पूछे गए, किस तरह के आंसर्स आपसे अपेक्षित थे कि आप किस तरह से आंसर्स लिखोगे। अलग अलग सब्जेक्ट की आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, जो 20 मार्क्स का सब्जेक्ट है। पेपर 1 में पूछा गया था। टोटल 7 क्वेश्चन इसके पूछे गए। 5 क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के थे और 2 क्वेश्चन जो थे वो 5 नंबर के थे। बेसिकली 10 नंबर ये हो गए और 10 नंबर ये हो गए। अगर कितना 20 मार्क्स का ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चंस थे, जो 2 मार्कर्स थे, ये आपको 15 वर्ड्स में लिखने थे और ये आपको 50 वर्ड्स में लिखने थे। इससे पहले अगर आपने बाकी आंसर कीज नहीं देखी है तो वो भी एक बार आप देख लीजिए। मैनेजमेंट में आपको करवा चुका हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में अपना मेंस लिखेंगे, प्रीलिम्स लिखेंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिन बच्चों ने ये पेपर अटेम्प्ट किया है मेंस, वो ये जानेंगे कि किस तरह के आंसर्स जो हैं वो उन्हें लिखने चाहिए थे। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है वीडियो, क्योंकि फ्रेशर्स ये जान पाएंगे कि आरपीएससी का माइंडसेट क्या है, कौन से सोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है एग्जामिनर्स का और किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो बेसिकली जो बच्चे जिन्होंने आर एस मेंस का पेपर दिया है अभी, उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं, जो फ्यूचर अपना अगले साल देख रहे हैं कि हम भी आर एस मेंस लिखेंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन वीडियो हो सकता है, क्योंकि उनकी पूरी तैयारी इसी वीडियो पर निर्भर कर सकती है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के जितने भी सोर्सेज वो चुनेंगे, वो इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए चुनेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर वो तैयारी करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप देख सकते हैं। और बाकी मैनेजमेंट, सोशोलॉजी, बिहेवियर, लॉ, पॉलिटी, ये सारी चीजें हमने कवर की है राजस्थान अखाड़ा चैनल पर। ठीक है, तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। फर्स्ट क्वेश्चन जो देखें, पार्ट ए का 42nd क्वेश्चन है, यूनिट सी मतलब छोटे सब्जेक्ट्स वाली यूनिट, यूनिट थर्ड। और सेक्शन सी मतलब ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। सेक्शन ए में सोशोलॉजी था, सेक्शन बी में मैनेजमेंट था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में आपको सिलेबस में दिया हुआ है। और गवर्नमेंट ऑडिट जब हम पढ़ते हैं तो पहली चीज जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑडिट होती क्या है। दूसरी चीज पढ़ते हैं कि वो कैसे होती है। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। और यहाँ पर सीधे सीधे दो ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट ऑडिट के दिए गए हैं। पहला आप ट्रांसपेरेंसी लिख सकते हैं, दूसरा गुड गवर्नेंस लिख सकते हैं, तीसरा एरर्स वगैरह को ढूंढना, और ये सारी चीजें, तमाम चीजें लिख सकते हैं 15 वर्ड्स में। लेकिन आपको इसका आंसर लिखना, अगर ये जो मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ, जो आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर किस तरह से लिखना है, आपको सीधे सीधे 2 पॉइंट लिखने हैं, 2 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं गवर्नमेंट ऑडिट के। एक ऑब्जेक्टिव लिखने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा और दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने इस तरह से आंसर लिखा है, द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट आर, फर्स्ट, इंश्योरिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, जो फाइनेंसेस आपको मिले हैं, जो कैपिटल आपको मिली है, जो बजट अलॉट हुआ है, उसके प्रति आप अकाउंटेबल हो या नहीं हो। टू वेरीफाई दैट पब्लिक फंड्स आर यूज एफिशिएंटली, लीगली एंड फॉर इंटेंडेड पर्पसेस, जो भी पॉलिसी फ्रेम हुई है, पॉलिसी डिजाइन हुई है, उसके लिए वो यूज हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंश्योरिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ऑडिट की जाती है, ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी और प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। ठीक है, बिल्कुल पारदर्शिता बनी रहे कि जो फंड यहाँ पर 1 करोड़ रुपीज एक पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए जारी किया गया, तो वो 1 करोड़ फंड यहाँ पर इस पॉलिसी में लगा है या नहीं लगा है, फॉर द इंटेंडेड पर्पसेस, मतलब उस पॉलिसी को फुलफिल करने के लिए, पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए। Then, इस तरह से अगर आपने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं, पहला, ensuring financial accountability to verify that public funds are used efficiently, legally and for intended purposes. दूसरा पॉइंट, promoting transparency and good governance to detect irregularities, prevent misuse of resources and enhance trust in public administration. अगर ऑडिट होती है तो आपका ट्रस्ट जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ जाएगा कि भाई जो भी फंड्स आ रहे हैं उनकी ऑडिट हो रही है। इसके अलावा रेगुलरली ऑडिट होती है तो जो ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज वगैरह काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉलिसी के एग्जीक्यूशन में, वो उस फंड्स का, उन रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि यार ऑडिट होगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी इरेगुलरिटीज होती हैं तो उनको डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करने का काम जो है वो ऑडिट करती है, या करेक्ट करने का काम।
जिस तरह का आपने आंसर फ्रेम करके लिखा है निश्चित तौर पर आरपीएससी आपको 2 नंबर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि सीधे सीधे आरपीएससी एक लिस्ट के तरीके से पूछ रही है आपको, डेफिनेशन नहीं पूछ रही है, वो सीधे सीधे पूछ रही है 2 ऑब्जेक्टिव्स बताओ, लिस्ट कर दो, 2 1 नंबर डाल दो, 2 नंबर डाल दो, 2 ऑब्जेक्टिव लिख दो, आपको नंबर दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, मेंशन 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट विथ रेफरेंस टू पब्लिक सेक्टर। परफॉर्मेंस ऑडिट भी सीधा सीधा सिलेबस में दिया हुआ है। आप जब परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ते हैं हम सिलेबस में, बेसिकली अकाउंट्स वगैरह में या जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसके बेसिक एलिमेंट्स देखते हैं। यहाँ पर 3 बेसिक एलिमेंट जो है वो पूछे गए हैं, आपको सीधे सीधे 3 बेसिक एलिमेंट्स लिखने हैं और उनको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में एलेबरेट करना है। यहाँ पर आरपीएससी आपको मार्क्स दे देगी। क्या है वो 3 एलिमेंट्स, पहला है इकोनॉमी, ट्रिपल ई जिसको हम कहते हैं, परफॉर्मेंस हमें बढ़ानी है तो हमें इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी और इफेक्टिवनेस बढ़ानी पड़ेगी। ये तीनों जो है वो परफॉर्मेंस ऑडिट के एलिमेंट्स हैं। हम जब परफॉर्मेंस ऑडिट की डेफिनेशन भी आपको समझाते हैं तब भी ये इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये 3 कीवर्ड जो है वो परफॉर्मेंस ऑडिट की डेफिनेशन तक में बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं। ठीक है, तो एज इट इज आप ये मान लीजिए कि डायरेक्ट परफॉर्मेंस ऑडिट की डेफिनेशन ना पूछते हुए आपसे उस डेफिनेशन को इनडायरेक्टली बेसिक एलिमेंट्स पूछ। पहली क्या होगी, इकोनॉमी। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आपको इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। मतलब अगर इस पर्टिकुलर पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए मिनिमम 1 करोड़ रुपए 1 CR चाहिए, इसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, बस कम से कम 1 करोड़। आप ऐसा नहीं हो कि 90 लाख देने पर इस पॉलिसी की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो काम नहीं करना हमें। ये इकोनॉमी है, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा वो आउटपुट मिले, ये तो एफिशिएंसी हो जाएगा। इकोनॉमी क्या है कि कम से कम पैसा यहाँ पर लगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। ठीक है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज इक्विटी। इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी एक बेसिक एलिमेंट है परफॉर्मेंस ऑडिट का और उसकी डेफिनेशन क्या है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज काम में आ रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी पॉलिसी को यूज करने में, कॉस्ट को मिनिमाइज। दूसरा एफिशिएंसी बढ़ा देना, मतलब कि आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, ये मोर और लेस इक्वल हो 1 के, मतलब आउटपुट और इनपुट, जितना इनपुट लग रहा है उतना ही आउटपुट जाए, अचीविंग मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट। अगर 1 करोड़ का यहाँ पर फंड्स यहाँ ट्रांसफर हुए हैं तो जो आउटपुट पॉलिसी से निकले वो भी लगभग 1 करोड़ के लगभग निकले। ज्यादा निकलना तो मुश्किल है, लेकिन एफिशिएंसी यही होती है, जो भी इनपुट दिया जा रहा है उससे मैक्सिमम आउटपुट अचीव किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं। थर्ड है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होती है कि जो 1 CR यहाँ पर खर्च किया जा रहा है इस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए, इस पॉलिसी, ये पॉलिसी जो एग्जीक्यूट की जाए जब, तो इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा हो, इसके जो आउटकम्स हो वो बिल्कुल टारगेट्स को मीट कर रहे हो, मीटिंग द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। देन ये जो 3 है यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। आपको किस तरह से आंसर लिखना है, सीधे सीधे आपको 3 कीवर्ड अगर आप लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। और अगर इनको थोड़ा सा भी आप एक्सप्लेन कर देते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है, रिसोर्सेज की कॉस्ट को मिनिमाइज करना, एफिशिएंसी क्या होती है कि मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना फ्रॉम द गिवन इनपुट। ठीक है, और इफेक्टिवनेस क्या होती है कि जो भी इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर लेना, वो क्या कहलाती है, इफेक्टिव। अगर इन तीनों में एक एक लाइन आपने और लिखी है तो आपको 2 नंबर आरपीएससी देगा, 1.5 से 2 नंबर। फुल मार्क्स मिलना मुश्किल है लेकिन फिर भी। डन, तो इस तरह से यहाँ आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो यहाँ भी सीधे सीधे पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग एज पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अगर ये टॉपिक भी सीधा सीधा दिया हुआ है, देखो सिलेबस से कहीं बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया गवर्नमेंट ऑडिट, ये सिलेबस में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया परफॉर्मेंस ऑडिट, ये भी सिलेबस में दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक भी सीधा सीधा सिलेबस में दिया हुआ है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम समझते हैं और उसको समझने के बाद हम उसकी डिफरेंट स्टेजेस पढ़ते हैं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि आपको हर चीज की 2 बार एंट्री करनी पड़ती है, डेबिट में अलग, क्रेडिट में अलग। देन क्या क्या आंसर लिखेंगे, द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग एज पर डबल एंट्री सिस्टम आर एज फॉलोज। ठीक है, क्या क्या होगा, पहला होगा रिकॉर्डिंग। कब, जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने की है, चाहे वो 1 रुपए की हो चाहे वो 1 करोड़ की हो, वो आपको सबसे पहले, फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स इन द जर्नल। ठीक है,
दूसरा स्टेज क्या हो गया, अब आपने रिकॉर्ड कर लिया, सारी चीजें लिख ली, ये हमने ट्रांजेक्शन किया है। दूसरा क्या होगा, क्लासीफाई होगा। ठीक है, इनमें से कुछ चीजें क्लासीफाई होके एक हेड में जाएंगी, कुछ चीजें क्लासीफाई होके दूसरे हेड में जाएंगी। एंट्रीज आर पोस्टेड टू अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स, जितने भी लेजर अकाउंट्स है उसमें क्लासीफाई कर देंगे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, सेकंड इज क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, देन थर्ड इज summarizing the classified recorded transactions. Trial balance is prepared to summarize all the ledger balances. पहले हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर उनको क्लासीफाई कर लिया, और क्लासीफाई करने के बाद उनको समराइज कर लिया। इसके बाद होगा एडजस्टिंग एंट्रीज एज मेड फॉर एक्रूअल्स एंड डेप्रिशिएशन। फिफ्थ होगा प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। जब भी सारी चीजें हो गई तो उसके बाद फाइनल अकाउंट्स हम बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। देन सिक्स्थ पॉइंट क्या होगा, क्लोजिंग। अकाउंट्स आर क्लोज्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा, मार्च में जैसे ही फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, वैसे ही वो जो अकाउंट्स है वो क्लोज कर। इस तरह से यहाँ से 6 पॉइंट इसने लिखे हैं, और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिखे हैं एक एक लाइन में। भाई ज़्यादा आप लिख नहीं सकते, 50 वर्ड्स का आंसर है, स्पेस आपको वही करना है। ये स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये पॉइंट्स आपने यहाँ लिखने हैं और इनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। दैट्स इट, ये आपका काम था यहाँ पर। डिफरेंट स्टेजेस बतानी है। फर्स्ट स्टेज क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, सेकंड इज क्लासिफाइंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस, classifying the recorded transactions, third है summarizing of the classified recorded transactions, then adjusting, then preparing final accounts and then closing। ठीक है, मार्च में अपन ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। देन इस तरह से यहाँ पर जो भी अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए, मुझे लगता है कि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे टॉपिक से पूछे गए हैं। आपको आप तैयारी किस तरह करनी है, जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उसको अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़ें। गवर्नमेंट ऑडिट दी हुई है, उसकी डेफिनेशन पढ़े, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑडिट किस तरह होती है। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ने पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंसेस दी हुई है एनसीईआरटी में, ये चीज दी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट क्या, आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी है, और आपको 3 जो है वो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। पहला दिया हुआ फिक्स्ड एसेट, दूसरा दिया हुआ है करंट लाइबिलिटीज, और तीसरा दिया है स्टॉक, सन्ड्री डेप्टर्स एंड कैश 90,000 रुपीज। सीधे सीधे फॉर्मूले लगेंगे, और फॉर्मूले लगने के बाद आपको फाइनल मिल जाएगा। कैपिटल ऑफ द बिजनेस का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, किस तरह से होगा ये कैपिटल, क्या होती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। एसेट मतलब जो भी अपने पास चीजें अपनी हैं वो एसेट हैं। ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज जो चीजें अपने को चुकानी है। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल अपने पास आ जाएगा। देन फिक्स्ड एसेट कितना है, 4 लाख रुपए दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट कितना दिया हुआ है, स्टॉक प्लस सन्ड्री डेप्टर्स प्लस कैश जो है वो दिया हुआ है 90,000 रुपीज, और करंट लाइबिलिटीज कितनी दी हुई है, 85,000। तो यहां पर कैपिटल निकालने के लिए हम दोनों एसेट को प्लस कर देंगे। फिक्स्ड एसेट 4 लाख प्लस करंट एसेट कितना हो जाएगा, स्टॉक सन्ड्री डेप्टर्स प्लस कैश कितना हो जाएगा, 90,000। ठीक है, कितना हो गया, 4,90,000 रुपीज, और इसमें से हम लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे। लाइबिलिटीज हमें सिर्फ एक दी हुई है, करंट लाइबिलिटीज 85,000। ठीक है, यहां से हमने 85,000 माइनस कर दिया, तो अपना टोटल जो कैपिटल ऑफ द बिजनेस आ गया वो आ गया 4,05,000। देन यहाँ जो हमें दिया हुआ था फिक्स्ड एसेट, दिस इज एन एसेट, 4 लाख रुपए फिक्स्ड एसेट सीधे दिया हुआ है। ठीक है, स्टॉक जो हमारे पास है, कैश जो हमारे पास पड़ा है, सन्ड्री डेप्टर्स जो हमारे पास पड़ा है 90,000, ये भी अपना एक एसेट है, ये करंट एसेट है। ठीक है, और लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज 85। दोनों एसेट्स को हम प्लस कर देंगे, और उसमें से लाइबिलिटीज अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल आ जाएगा। देन अगर नॉर्मल कॉमन सेंस लगाया जाता तो इजी हल हो जाता। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर आप बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हैं, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं तो आप हो गई होगी। और अगर नहीं भी हुई होगी तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता इस क्वेश्चन में है नहीं। मैक्सिमम बच्चे, जितने भी एस्पिरेंट से मेरी बात हुई है, मैक्सिमम लोगों ने ये क्वेश्चन स्किप किया है या गलत किया। आंसर आएगा 4,05,000 रुपीज। कैपिटल का फॉर्मूला आपको लिखना है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स है फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट है 4 लाख रुपए, करंट एसेट है 90,000 रुपए, तो टोटल एसेट हो गया 4,90,000 रुपए, टोटल लाइबिलिटीज हो गई 85,000, तो कैपिटल आ गई यहाँ पर 4,05,000 रुपए। देन इस तरह से क्वेश्चन, जो भी फाइनल आंसर 4,05,000 रुपए लिख के आए हैं तो 2 में से 2 नंबर है, जिन्होंने फॉर्मूले सही लिख के आए हैं तो आधा नंबर, 1 नंबर मिल।
फिर यहाँ पे जो वापस क्वेश्चन पूछा गया, पांचवा क्वेश्चन है, वो फिर 4 अप्रोचेस ऑफ सोशल अकाउंटिंग, 4 अप्रोच पूछ लिस्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, देखिए आप कितने क्वेश्चन लिस्ट के फॉर्मेट में पूछे गए अभी तक। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लिस्ट के फॉर्मेट में, आपको 2 ऑब्जेक्टिव बताने थे। ठीक है, डेफिनेशन नहीं पूछी गई, 2 ऑब्जेक्टिव या 2 फीचर्स या 2 एग्जांपल्स। डन। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया 3 बेसिक एलिमेंट्स पूछ गया, ये लिस्ट के फॉर्मेट में हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा डिफरेंट स्टेजेस, ये लिस्ट के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट कैपिटल, ये तो सीधा सीधा न्यूमेरिकल था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। अच्छी बात है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने चाहिए, प्रैक्टिकल समझ बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकल तो रटना तो कोई वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद 4 अप्रोचेस ऑफ सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग सीधे सीधे फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें दी हुई है। ठीक है, आप जब भी सोशल अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो पहली चीज आप डेफिनेशन पढ़ते हैं और दूसरी चीज आप की प्रोसीजर और अप्रोचेस वगैरह पढ़ते हैं। सीधे सीधे 4 अप्रोच आपको लिखनी, क्या क्या होती है। पहली क्लासिकल अप्रोच, उसको थोड़ा सा आप डिफाइन कर देंगे। दूसरा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, तीसरा इंटीग्रल अप्रोच एंड फोर्थ इज नेट कंट्रीब्यूशन अप्रोच। इन चारों के बारे में आपको मेंशन करना है और थोड़ा थोड़ा इनको डिटेलिंग करना। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच क्या होती है सोशल अकाउंटिंग की, ये सोसाइटी को, फिलेंथ्रॉफी को, इन सारी चीजों को, लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को फोकस करता है। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या होती है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सोशल कंट्रीब्यूशन लाइक एम्प्लॉय वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल एफर्ट्स जो होता है उनमें ये काम करती है। आपको क्वांटिटी भी दिखानी होती है कि हमने इतना खर्च किया, हमें इतना आउटपुट मिला, इतने पेड़ लगाए, हमने इतने बच्चों को शिक्षित किया। ठीक है, उसके सोशल अकाउंटिंग हो गया ना, कि सोसाइटी के लिए जो अकाउंटिंग है। इंटीग्रल अप्रोच क्या होती है, इंटीग्रेट सोशल एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनटू कोर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और होलिस्टिक रिपोर्टिंग, की वो इंटीग्रेट कर दिया, अपनी अकाउंटिंग को सोशल अकाउंटिंग को इंटीग्रेट कर दिया, दोनों चीजों को, सोशल अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सारी चीज मिक्स हो गई वहां पर। और नेट कंट्रीब्यूशन अप्रोच में ये होता है कि आपने सोशल वैल्यू का नेट क्या आपने बेनिफिट पहुंचाए, सोशल बेनिफिट पहुंचाए, सोशल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज क्या रही, वो सीधे सीधे नेट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फाइनल एक नेट अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से 4 अप्रोच होती है सोशल अकाउंटिंग की। अगर आपने इस तरह से आंसर लिखा है तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, इंटीग्रल अप्रोच और नेट कंट्रीब्यूशन अप्रोच, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से पूछा है क्वेश्चन सीधा। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन जो है ये यहां पर 2 मार्क्स के पूछे गए, जो 15 वर्ड्स में जिनका आंसर आपको लिखना था। देन सीधा सीधा ही। अब आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन था, 47th क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, जो कि 50 वर्ड्स में इसको आंसर लिखना था। ठीक है, आपको कुछ अमाउंट दिए हुए हैं, सारी चीजें, और आपसे पूछे 5 चीजें। हर एक चीज का जवाब देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, या हर एक चीज का, जैसे करंट रेशियो पूछ लिया तो करंट रेशियो क्या होता है उसका फॉर्मूला लिखने पर आपको मिलेगा आधा नंबर। वही बात समझ में आ, 5 चीजें हैं, 5 चीजों में आपने करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अगर आपने ये लिखा तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपने अगर ये वैल्यू पुट करके उसका सॉल्यूशन निकाला तो आपको आधा नंबर और मिल जाएगा। तो हर फॉर्मूला लिखने के आधा नंबर और फाइनल आउटपुट वैल्यू निकालने का आधा नंबर करके 5 नंबर यहाँ से सीधा सीधा। क्वेश्चन टफ कह सकता हूं मैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मुझे पर्सनली इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है और आप इसको करते हो तो 5 में से 5 नंबर लाने की गारंटी इस तरह के क्वेश्चन में होती है। तो इस तरह की चीजें यहां पर की जाए। तो करंट रेशियो आपने सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना है, देखो यहां पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। करंट रेशियो फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब आपको जो डेटा है उसमें से करंट एसेट्स ऊपर लिखने हैं, करंट लाइबिलिटीज नीचे लिखनी है, और यहाँ पर वैल्यू निकाल। सेकंड पॉइंट पूछा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में क्या होता है, सेम फॉर्मूला है लेकिन करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स मतलब, और करंट लाइबिलिटीज। ये जब हम बात करते हैं यहाँ पर क्विक एसेट्स लिख दीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड जो है वो करंट लाइबिलिटीज अगर आप लिख देंगे क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ पर, ये सीधा सीधा वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट यहां पर क्या आ रहा है, थर्ड चीज क्या पूछी गई, रिसीवेबल, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। ये जो चीजें हैं इन दोनों का फॉर्मूला पुट करना है आपको, आंसर निकल। फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट आपसे पूछा गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपको क्या लिखना है,
COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने भी गुड्स सोल्ड किए, सेल किए गए, कहाँ पर ये आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आएगा 3,15,000 रुपए, सीधे सीधे लिखना है, ठीक है। 3,15,000 रुपए आप ऊपर लिख देंगे, लाख, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू यहां पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। व्हाट इज करंट रेशियो, सीधा सीधा पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, करंट रेशियो, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकाल। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया क्विक रेशियो, व्हाट इज क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट की वैल्यू पुट करो, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। थर्ड पूछा गया receivables turnover ratio, what is receivable turnover ratios, net credit sales upon average accounts receivables, value put करो, आंसर। देन आ गया inventory turnover ratio, cost of goods sold upon average inventory। फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है। 5 अगर आपने ये फॉर्मूले लिखे हैं, आपको आपको आधे आधे नंबर के हिसाब से 2.5 नंबर मिल जाएगा, और आपने वैल्यू निकाली है तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर देने से आरपीएससी नहीं रोक सकता। सबसे ज्यादा स्कोरिंग, अगर मैं कहता हूं हिंदी से भी ज्यादा स्कोरिंग अगर कोई क्वेश्चन था तो वो ये क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द आरएस मींस 2025। ये आपने किया, आपको नंबर। आगे हमें क्या करना है कि जब भी हम एनसीईआरटी से भी पढ़ रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उसको पढ़ने की, वहां से नंबर स्कोर, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर के। दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी, 48th नंबर क्वेश्चन, इज द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, इफ नॉट which different types of errors may remain even after agreement of trial balance, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर लॉ में पूछा गया था, आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई थी कि क्या ये सही होता है, और फिर पूछा जाता है कि अगर हाँ ये सही होता है तो क्यों होता है, ठीक है, या अगर नहीं ये गलत है तो क्यों गलत है। इस तरह के क्वेश्चन का सबसे अच्छा वो है, ये है कि सबसे अच्छा प्रॉफिट ये है कि आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको दूसरे क्वेश्चन में दे देता है, इज द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, इफ नॉट, मतलब इस पहले क्वेश्चन का आंसर तो नो ही है, नो। आपको पहली लाइन क्या लिखनी है, नो द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अपनी टेंशन है दूसरे क्वेश्चन को आंसर करना, इफ नॉट विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स में रिमेन इवन आफ्टर एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट होने के बाद भी कौन कौन सी एरर हो जाती है, तो वो एरर हो जाती है, ह्यूमन एरर्स वगैरह हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक्स वगैरह, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या कम्युनिकेशन एरर्स वगैरह हो गई, वो सारी एरर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आधा ये मान लीजिए 1 नंबर 1.5 नंबर का आंसर तो आपने ये लिख के ही कर दिया। अगर आपका सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इफ यस देन वाई, तो इसका मतलब आंसर यस होगा। अगर यहाँ पर पूछ लिया इफ नॉट विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, इसका मतलब होगा नो, पहला आंसर जो पहली स्टेटमेंट का जो आंसर है दैट इज नो, ठीक है, नो। ये देखो ये नो आंसर आ गया, ये क्यों आ गया, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है इफ नॉट, देन no, the agreement of trial balance is not a conclusive proof of accuracy of the book of accounts, while a balanced trial balance confirm the mathematical accuracy of debit and credit, ठीक है। बैलेंस ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या करता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, इट डजंट डिटेक्ट ऑल द पोटेंशियल एरर्स सच एज एरर्स ऑफ ओमिशन, कमीशन और प्रिंसिपल, ठीक है। कोई प्रिंसिपल की एरर हो गई, कोई ओमिशन हो गया कि मान लो 10,000 रुपए आपने एंट्री ही नहीं की, तो वो क्या हो गया, ओमिशन, या फिर कमीशन कि आपने 10,000 की एंट्री ज्यादा कर दी, तो इस तरह की एरर्स को वो एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो पहला एरर क्या हो गया, पहला आंसर तो आपने नो लिख के कर दिया और ये स्टेटमेंट लिख, ठीक है, आपने ट्रायल बैलेंस लिख दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एरर फ्री है, कुछ एरर्स अभी भी रहती हैं। हालांकि मैथमेटिकल एक्यूरेसी बिल्कुल सही है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन वो सारी चीजें सही थी डेबिट और क्रेडिट की, लेकिन कुछ पोटेंशियल एरर अभी भी रहती है। कौन कौन सी रहती है, या तो आप कुछ ऑमिट कर गए, आप ऑमिट कर जाओगे तो वो एरर हो जाएगी, या आप कुछ कमिट कर गए कि कुछ एक्स्ट्रा एंट्री कर गए आप, या फिर कोई प्रिंसिपल आपका गलत हो गया। पहला है एरर ऑफ ओमिशन, इसको अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, अपने को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इफ ए ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली लेफ्ट आउट, अगर कोई ट्रांजेक्शन जो है वो हमने एंट्री ही नहीं की, तो दैट टाइप ऑफ एरर विल बी नोन एज एरर ऑफ omission of the accounting records, it won't be reflected in the trial balance and it will still balance, मतलब अगर कोई
एंट्री जो है वो आप एंट्री करना ही भूल जाते हो कोई ट्रांजेक्शन, तो दैट एरर इज विल बी नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। और वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट तो हो जाएगी, वो जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होगी ही। दूसरी एरर क्या हो जाएगी, एरर ऑफ कमीशन। इफ अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन रॉन्ग अकाउंट, अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है और वो अगर गलत अकाउंट में एंट्री कर दिया आपने, गलत अकाउंट में रिकॉर्डिंग हो गई। फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मैंने क्या बताया था, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगर वो रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन ही रॉन्ग अकाउंट में हो गया तो क्या हो जाएगा, एरर ऑफ कमीशन हो जाएगा। जैसे पोस्टिंग वेजेस टू द मशीनरी अकाउंट इंस्टेड ऑफ द वेजेस अकाउंट। ठीक है, द ट्रायल बैलेंस माइट स्टिल एग्री, ट्रायल बैलेंस तो फिर भी एग्री करेगा, लेकिन वो जो इंडिविजुअल अकाउंट्स है वो करेक्ट ही आएंगे। तीसरा जो एरर हो जाएगी वो हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो आपने गलत तरीके से अप्लाई कर दिए, तो एरर का प्रिंसिपल ऑफ एरर हो जाएगा, प्रिंसिपल का एरर हो जाएगा। ठीक है, वोंट नेसेसरी कॉज द ट्रायल बैलेंस टू डिसएग्री, और ट्रायल बैलेंस डिसएग्री भी नहीं होंगे। इसके अलावा फोर्थ टाइप ऑफ एरर होती है कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, इफ टू और मोर एरर्स कैंसिल ईच अदर। मान लीजिए आपने कोई ट्रायल बैलेंस है, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की एंट्री नहीं की, एक एरर तो आपकी हो गई। और दूसरी एरर ये हो गई कि आपने दूसरी जगह उसी जगह 10,000 रुपए की और किसी ट्रांजेक्शन की गलत एंट्री कर दी, तो ट्रायल बैलेंस तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि 10,000 ये 10,000 ये कट गया। ठीक है, लेकिन कंपनसेटिंग एरर तो है ही ना वो। $100 की जगह अगर कहीं और दूसरी जगह आपने $100 कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। फाइनल अमाउंट तो आपका सेम आ जाएगा, लेकिन फिर भी एरर अकाउंट तो गलत है ही ना। देन और इसके अलावा जो फ्रॉड होते हैं वो एरर और आ गई, हालांकि आपको एरर बताई थी कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर बताई। ठीक है, तो कौन कौन सी एरर हो गई यहाँ पे, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर और फ्रॉड एक्टिविटी। फ्रॉड एक्टिविटी ट्रांजेक्शन माइट नॉट बी एक्टेड इन ट्रायल बैलेंस, और को अगर फ्रॉड ही किया जा रहा है एम्प्लॉयज के द्वारा वो अकाउंटिंग। इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर लिखा क्वेश्चन था। सीधे सीधे अकाउंटिंग एरर्स में ये चीजें रहती है ट्रायल बैलेंस। इस तरह का जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर था मेरे हिसाब से बैलेंस पेपर था। क्वेश्चन प्रैक्टिकल अप्रोच के थे, जनरल थ्योरी पूछी गई सीधे सीधे, मोर और लेस एक समझ जनरेट करने वाला पेपर था। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको रटना नहीं है कि कोई भी डेफिनेशन नहीं रटनी है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि गवर्नमेंट ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आपको समझ बनानी पड़ेगी कि गवर्नमेंट ऑडिट होती क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस तरह होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया परफॉर्मेंस ऑडिट के 3 बेसिक एलिमेंट्स जो कि डेफिनेशन में ही बता दिए जाते हैं, एनसीईआरटी में सीधे पैराग्राफ दिए हुए हैं और उन पैराग्राफ से ये क्वेश्चन उठ के आए हैं। 11th-12th की आप एनसीईआरटी अकाउंट्स की पढ़ लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ना है आपको, अकाउंटिंग पढ़नी है, ऑडिटिंग पढ़नी है और बजटिंग पढ़नी है, दैट्स इट। ठीक है, बजट का कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन है फर्स्ट, जैसे आप अकाउंटिंग का चैप्टर खोलते हो तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज आपको डिफरेंट स्टेजेस ही बताई जाती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से आप तैयारी करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए तैयारी करो कि आपको कहीं पर कुछ भी पूछ लिया गया, कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप उसको सॉल्व करो। लास्ट टाइम जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ गया था, पर 5 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया, टोटल 7 नंबर का प्रैक्टिकल अप्रोच जो बहुत ही कम लोग कर पाए। तैयारी की है, समझ डेवलप करके तैयारी की है, वो ही इसको सॉल्व कर पाए। डन, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है, एनसीईआरटी आपको उठानी है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एनसीईआरटी को पढ़ना है, समझ डेवलप करनी है, अकाउंटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग क्या होती है, बजटिंग क्या होती है, किस तरह से ये की जाती है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है आपको। और मेहनत जो है, टेस्ट सीरीज वगैरह, अलग अलग क्वेश्चन लिखना कैसे है वो बेसिकली आपको समझ में आता है। तो आज के लिए हम ऑडिटिंग अकाउंटिंग को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेकर आऊंगा हिस्ट्री, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, इंडियन हिस्ट्री हो, राजस्थान हिस्ट्री हो, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आरएस मेंस 2025 में पूछे गए थे, और आगे जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैनेजमेंट, सोशोलॉजी, एथिक्स वगैरह सब कुछ अपलोड कर चुके हैं हम, बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करने के बाद। ये लेक्चर्स लेट ही इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हम बहुत ही गहन रिसर्च करके कहाँ से कौन से सोर्सेज हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनाए गए, आरपीएससी का क्या माइंडसेट था, के आंसर्स, परफेक्ट आंसर्स क्या होंगे, वो सारी चीजें डिस्कस करने के बाद ही, बहुत ही अच्छे से रिसर्च करने के बाद ये लेक्चर्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है आरएस मेंस 2025 के,
वो हम डिस्कस करेंगे कि उनके आंसर्स क्या होंगे, सोर्सेज क्या थे और किस तरह से हमें फ्यूचर में तैयारी करनी है या अपनी तैयारी को चेंज करना है, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज। थैंक यू।